हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक गणित का की एक्सरसाइज 4 है। लेकिन इनके हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या और इनके जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या है। देखो, हमारे पास कोई भी हमारे पास जिसमें अधिकतम घात 2 हो किसी भी चर की, जैसे कोई चर है अक्ष, इसकी अधिकतम घात 2 है, अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष प्लस 2। ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इसको अगर हमने 0 के बराबर रख दिया तो क्या हो गया द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर देखो, चर जो है वो यहाँ पर अक्ष है, अक्ष के अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एक द्विघात समीकरण। अच्छा, यहाँ पर अक्ष स्क्वायर का गुणांक कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है उसको लिखते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। और यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, और जो b है वो अक्ष का गुणांक है, और जो हमारे पास c है वो क्या है अचर पद। अब यहाँ पर देखो, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में इसको लिखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी द्विघात समीकरण। अच्छा, इसमें देखो a का मान जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a को हम कभी भी 0 के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे अगर हमने यहाँ पर a बराबर 0 रख दिया तो ये पद पूरा ही 0 हो जाएगा हमारा, और ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा केवल बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया तो हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन होगी जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसलिए a का मान कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता। यहाँ से b बराबर आपके पास 0 हो सकता है और c बराबर 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, अधिकतम घात 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो अक्स क्यूब प्लस 3 अक्स स्क्वायर प्लस का 4 अक्स और प्लस के 2 बराबर 0, तो ये भी जो हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, लेकिन यहाँ से ये अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होगा। 2 से ना अधिक होनी चाहिए और ना कम होनी चाहिए, केवल चर की जो अधिकतम घात हो कितनी होनी चाहिए 2। अच्छा, यहाँ से देखो, अगर चर की अधिकतम घात 2 है हमारे पास, तो इसका मतलब है जब इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो अक्स के मान हमारे पास 2 आएंगे, जिसको हम लिखते हैं अल्फा और बीटा से। किसी भी अगर इक्वेशन में जिसमें चर की जो अधिकतम घात होती है उसके मान भी उतने आते हैं, जैसे एक हमने मान लिया अल्फा और बीटा। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको मूल भी बोलते हैं। जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं जो अक्स की वैल्यू आती है उसको अक्स की वैल्यू को हम बोलते हैं मूल, अल्फा और बीटा। अच्छा, अब देखो, इसी में हमारे पास 4.1 के अंदर हम देखते हैं कुछ सवाल, जिसमें पहले तो हमको जांच करनी है कि कोई द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न देखो हमारे पास ये है। अरे, यहाँ पर कुछ ये सूत्र हैं जो अभी से हमारी इस एक्सरसाइज में काम आएंगे, तो सबसे पहले आप इनको उतार लो या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक देखो, मेरे पास पहला सवाल है अक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक अक्स माइनस 3। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, अक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और अक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र अभी हमने देखा था, इसका होता है एक अक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 अक्स वाई। ये इस फॉर्मूला का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे तो देखो हमारे पास हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा अक्स गुणा और वाई की जगह है 1, और बराबर में अब इस 2 को अक्स से गुणा करेंगे तो 2 अक्स, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6। तो हमारे पास ये हो जाएगा, देखो अक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 को अक्स से गुणा करेंगे तो 2 अक्स। इस 2 अक्स को जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2 अक्स, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस के 6 और बराबर में 0। तो देखो, पहले अक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास 1 है तो इसको लिख देंगे अक्स स्क्वायर। अक्स अक्स वाले देखो 2 अक्स और माइनस के 2 अक्स, ये तो कट कर कितना हो गया 0, प्लस का 1 और प्लस के 6, ये हो गया हमारे पास प्लस के 7 और बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें चर अक्स के अधिकतम घात कितनी है 2, अतः हमारे पास ये द्विघात समीकरण होगी। यहाँ पर लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब इसी तरीके से सेकंड वाला करना है हमको। देखो, सेकंड वाला अक्स स्क्वायर माइनस का 2 अक्स, इसको तो ऐसे कैसे रख देंगे अक्स स्क्वायर माइनस का 2 अक्स बराबर, पहले इस माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6, और अब इस माइनस 2 को माइनस अक्स से गुणा करेंगे तो 2 को अक्स से गुणा किया तो 2 अक्स, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस। इन सभी को इधर लेकर आएंगे तो अक्स स्क्वायर माइनस का 2 अक्स, ये माइनस का 6 आएगा तो प्लस का 6, और प्लस का 2 अक्स आएगा तो माइनस के 2 अक्स, और बराबर में क्या रहेगा 0। अब यहाँ से देखो, अक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे अक्स स्क्वायर,
अक्स वाली देखो माइनस के 2 अक्स और माइनस के 2 अक्स, ये हो गया हमारे पास माइनस के 4 अक्स। और प्लस का 6 यहाँ पर 1 ही है तो प्लस का 6 और बराबर में 0। तो हमारे पास देखो ये जो इक्वेशन है इसमें जो चर की जो अधिकतम घात कितनी है 2, अतः ये हमारे पास क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो यहाँ पर भी लिख देंगे अतः ये द्विघात समीकरण। तब तक आप इसको उतारो। अब देखो थर्ड वाला, इसमें देखो क्या करते हैं, पहले इस कोष्ठक को इस कोष्ठक से गुणा करेंगे, फिर इसको फिर इससे, फिर इन सभी को इधर ले आएंगे। देखो अक्ष को पहले इस अक्ष से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास अक्ष स्क्वायर। अब इस अक्ष को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का अक्ष। अब देखो -2 रह गया, इसको अक्ष से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 अक्ष। और अब इस -2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस के 2 बराबर। अब इस अक्ष को इस अक्ष से गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर। और अब इस अक्ष को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3 अक्ष। अब इस 1 को अगर अक्ष से गुणा करेंगे तो अक्ष आएगा लेकिन ये आएगा माइनस का। और -1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3। अच्छा, इन सभी को जब इधर लेकर आएंगे तो देखो अक्ष स्क्वायर, जब प्लस के अक्ष और माइनस के 2 अक्ष, प्लस के अक्ष माइनस के 2 अक्ष कितने होते हैं, अक्ष माइनस 2 अक्ष, ये हमारे पास हो गया माइनस के अक्ष, ये है माइनस का 2। अब देखो अक्ष स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये प्लस के 3 अक्ष और माइनस का अक्ष, 3 अक्ष में से अक्ष गया तो 2 अक्ष, ये प्लस का आएगा लेकिन इधर आने पर माइनस के 2 अक्ष। ये माइनस का 3 था तो इधर आने पर प्लस के 3 और बराबर में रह जाएगा 0। तो देखो यहाँ से पहले अक्ष स्क्वायर वाले टर्म देखो, ये अक्ष स्क्वायर और ये माइनस का अक्ष स्क्वायर तो 0 हो गया कट कर। लेकिन अक्ष वाले देखेंगे माइनस के अक्ष और माइनस के 2 अक्ष, ये हमारे पास रह जाएगा माइनस के 3 अक्ष। अब देखो हमारे पास संख्या वाले माइनस के 2 है, इधर प्लस के 3, माइनस के 2 और प्लस के 3 हमारे पास होता है प्लस का 1 और बराबर में 0। ऐसे हमारे पास ये जो समीकरण आई है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो चर अक्ष है उसके अधिकतम घात 1, तो इसका मतलब है द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो इसका आ जाएगा माइनस का 3 अक्ष प्लस 1 बराबर 0। अब हमारे पास देखो चौथा क्वेश्चन, तो इसको भी सेम इसकी तरह करेंगे। अक्ष को पहले 2 अक्ष से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अक्ष स्क्वायर, अक्ष को अक्ष से गुणा किया अक्ष स्क्वायर और 2 अक्ष स्क्वायर। अब इस अक्ष को 1 से गुणा करेंगे तो अक्ष को 1 से गुणा किया तो अक्ष और प्लस का। अब इस देखो -3 को 2 अक्ष से करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 और साथ में अक्ष। जब -3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस के 3 बराबर। इस अक्ष को अक्ष से गुणा किया तो अक्ष स्क्वायर, और इस अक्ष को अगर 5 से गुणा करेंगे तो प्लस के 5 अक्ष। अच्छा, इन सभी को हम इधर लेकर आएंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा 2 अक्ष स्क्वायर, प्लस का अक्ष माइनस के 6 अक्ष, प्लस का अक्ष माइनस के 6 अक्ष हमारे पास होते हैं। देखो 6 बड़ा है तो माइनस के 5 अक्ष आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये अक्ष स्क्वायर तो किसमें आ जाएगा, माइनस में। और ये जो प्लस का 5 अक्ष इधर आएगा तो माइनस का 5 अक्ष और बराबर में सिर्फ कितना रह गया, 0। अब अक्ष स्क्वायर वाले देखो, पहले 2 अक्ष स्क्वायर और माइनस के अक्ष स्क्वायर, तो 2 अक्ष स्क्वायर में से अक्ष स्क्वायर रहेगा तो हमारे पास केवल कितना रह जाएगा, अक्ष स्क्वायर। अब अक्ष वाली टर्म देखो, माइनस के 5 अक्ष और इधर माइनस के 5 अक्ष, तो माइनस के 5 अक्ष और माइनस के 5 अक्ष होते हैं हमारे पास माइनस के 10 अक्ष। और माइनस का 3 सिर्फ एक ही है तो माइनस के 3 और बराबर में 0। तो अब देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो अतः हमारे पास ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। देखो अगला सवाल देखते हैं 5वां। देखो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। पहले इस 2 अक्ष माइनस 1 को इस अक्ष माइनस 3 से गुणा करेंगे तो देखो 2 अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अक्ष को अक्ष से किया तो अक्ष स्क्वायर, यानी कि 2 अक्ष स्क्वायर। अब इस 2 अक्ष को हम करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और साथ में अक्ष, लेकिन माइनस का आएगा ये, माइनस के 6 अक्ष। अब देखो -1 को जब अक्ष से गुणा करेंगे तो माइनस का अक्ष ही आएगा। और अब देखो 1 को 3 से किया तो 3 और इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस और बराबर में। यहाँ पर देखो अक्ष को अक्ष से गुणा किया तो अक्ष स्क्वायर, और अब इस अक्ष को अगर -1 से गुणा किया तो माइनस का अक्ष। अब इस 5 को अगर अक्ष से गुणा करेंगे तो 5 अक्ष आएगा, वो भी प्लस का। और अब इस 5 को 1 से गुणा किया तो 5, लेकिन ये देखो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस। मतलब इन सभी को इधर लेकर आएंगे तो देखो 2 अक्ष स्क्वायर माइनस का 6 अक्ष माइनस का अक्ष प्लस का 3,
ये एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस का आ जाएगा इधर, माइनस का अक्स इधर आएगा तो प्लस का अक्स, ये प्लस का 5x है तो माइनस के 5x आ जाएगा, और माइनस के 5 इधर आएगा तो प्लस के 5 और बराबर में 0। देखो पहले अक्स स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर और माइनस के अक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से अक्स स्क्वायर जाएगा तो केवल अक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब अक्स वाले देखते हैं, माइनस के 6x और माइनस का अक्स, ये हो गया हमारे पास माइनस के 7x, और यहाँ पर देखते हैं प्लस का अक्स और माइनस के 5x, तो यहाँ पर माइनस के 5x प्लस के x होते हैं माइनस के 4x। तो देखो माइनस के 7x और माइनस के 4x कितने हो गए, माइनस के 11x हो गए टोटल। अब संख्या वाले देखते हैं, प्लस के 3 और प्लस के 5, तो प्लस के 3 और प्लस के 5 कितने होते हैं, प्लस के 8 और बराबर में 0। तो देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो अतः द्विघात बहुपद होगी, यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण होगा। अब एक से अगला वाला 7वां क्वेश्चन, अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। ये तो इसी कैसे रह जाएगा, अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने सूत्र देखा था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा अक्स गुणा और b की जगह 2, तो देखो ऐसे कैसे, अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर अक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 और अक्स को गुणा किया होता है 4x, लेकिन वो भी किसका, माइनस के 4x। अच्छा अब इन सभी को जब इधर लेकर आएंगे तो देखो अक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये आ जाएगा माइनस का अक्स स्क्वायर, ये माइनस के 4 और माइनस के 4x इधर आएगा तो प्लस के 4x और बराबर में 0। देखो पहले अक्स स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पर अक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, ये तो कितना हो गया, 0 हो गया, अक्स स्क्वायर वाला खत्म। अब अक्स का देखते हैं, प्लस का 3x और प्लस के 4x, ये हमारे पास हो गया प्लस के 7x। अब संख्या वाले केवल प्लस 1 और माइनस के 4 कितने होते हैं हमारे पास, माइनस के 3 और बराबर में 0, तो 7x माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो इसमें अक्स की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, 7 और 8 दोनों। देखो 7वां क्वेश्चन, देखो इसको, ये है x प्लस वाई का होल क्यूब के, इसको सूत्र से खोलेंगे तो हमारे पास सूत्र होता है x प्लस वाई का होल क्यूब, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई का स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो देखो हमारे पास x का क्यूब तो आ जाएगा x क्यूब प्लस y का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 अक्स का स्क्वायर, तो अक्स का स्क्वायर और y की जगह हमारे पास है 2 गुणा 2, फिर प्लस 3 गुणा अक्स गुणा और y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। देखो ये तो इस फॉर्मूले से खोल दिया, फिर बराबर और 2 अक्स को फिर अक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 2 अक्स क्यूब, और अब इस 2 अक्स को 1 से गुणा करेंगे तो 2 अक्स ही आएगा, लेकिन ये आएगा माइनस के 2 अक्स। अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो अक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब हमारे पास 8 प्लस 3 अक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 अक्स स्क्वायर हो गए, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 3 12 और साथ में है अक्स, ये 2 अक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस के 2 अक्स क्यूब और ये माइनस का 2 अक्स इधर आएगा तो प्लस के 2 अक्स और बराबर में 0। तो यहाँ पर क्यूब वाले टर्म देखते हैं, पहले ये अक्स क्यूब है और ये माइनस का 2 अक्स क्यूब है, तो अक्स क्यूब में से माइनस का 2 अक्स क्यूब जब जाएगा तो हमारे पास केवल माइनस का अक्स क्यूब रह जाएगा। अब स्क्वायर वाले देखते हैं, स्क्वायर वाले केवल एक ही है, प्लस के 6 स्क्वायर, तो लिख देंगे प्लस के 6 स्क्वायर। अब अक्स वाले देखते हैं, यहाँ पर 12 अक्स है और ये प्लस के 2 अक्स, तो 12 अक्स और 2 अक्स कितने हो गए, 14 अक्स, एक ही हमारे पास ये हो गया। अब देखो संख्या रह गई केवल हमारे पास 8 प्लस के 8 बराबर 0, ये आगे सोल्व होगा नहीं। तो देखो अब इस इक्वेशन के अंदर हमारी जो अक्स की अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये द्विघात समीकरण हमारे पास नहीं होगी। अगर अक्स की अधिकतम घात 2 आती तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास ये क्या होती है, द्विघात समीकरण।
अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो रह गया हमारे पास। देखो इसको तो ऐसे कैसे रहने देंगे, अक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का अक्स और प्लस का 1 बराबर। अच्छा, इसको हम किस सूत्र से खोल देंगे, जो अभी हमने देखा था यहाँ पर अक्स माइनस वाई का होल क्यूब से। और अक्स माइनस वाई का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, अक्स माइनस का वाई का होल क्यूब बराबर अक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 गुणा अक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3 अक्स वाई का स्क्वायर। तो इस सूत्र से खोलेंगे तो बराबर पहले अक्स का क्यूब तो अक्स का क्यूब, फिर माइनस वाई का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा अक्स स्क्वायर गुणा वाई की जगह कितना आएगा 2 और प्लस 3 गुणा अक्स गुणा और वाई का स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देंगे 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे। देखो अक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का अक्स प्लस का 1 बराबर अक्स क्यूब, 2 का क्यूब वही 8, अब 3 दूनी 6 अक्स स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 अक्स प्लस का 12 अक्स। अच्छा, जब इन सभी को हम बराबर के इधर ले आते हैं देखो तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर अक्स क्यूब है, सॉरी यहाँ पर माइनस का अक्स प्लस का 1 अक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस का अक्स क्यूब, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8, माइनस का 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस के 12 अक्स इधर आएगा तो माइनस के 12 अक्स बराबर 0। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले क्यूब वाले को सोल्व करो। देखो यहाँ पर अक्स क्यूब है, यहाँ पर भी अक्स क्यूब है, ये 2 ही है तो अक्स क्यूब तो प्लस का और माइनस का कट जाएगा। अब अक्स स्क्वायर वाला देखो, ये है माइनस का 4x स्क्वायर और ये है प्लस के 6x स्क्वायर, तो माइनस के 4 और प्लस के 6 हमारे पास होते हैं प्लस के 2 यानी कि 2 अक्स स्क्वायर। अब अक्स स्क्वायर को हमने सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अक्स वाले को। देखो यहाँ पर माइनस अक्स है और यहाँ पर माइनस के 12 अक्स है, तो माइनस के 12 अक्स और माइनस के 1 अक्स कितने हो गए, माइनस के 13 अक्स। ये अक्स वाला भी हो गया। अब हमारे पास संख्या देखो यहाँ पर कितनी रह गई, यहाँ पर तो प्लस 1 और प्लस के 8 यानी कि प्लस के 9 बराबर 0। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि जो हमारे पास चर की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दिया समीकरण होगी। ठीक है, उतारिए तब तक आप इसको, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, जिसमें क्या है कि कुछ हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमको इक्वेशन बनानी है, वो भी द्विघात समीकरण। उनको सॉल्व नहीं करना, केवल उनकी इक्वेशन बनानी है। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक आयताकार जो भूखंड है, तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है तो हमको क्या ज्ञात करनी है, उसकी भुजाई ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हमको आयत की जो इसमें दे रखा है कि जो आयत का जो क्षेत्रफल है, पहले दिन इसमें लिख देंगे दिया है, जो क्षेत्रफल है वो आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये आयत है। अब देखो हमको आयत की जो हमको पता है क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये इसकी लंबाई है और इसकी क्या है, चौड़ाई। इनकी ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है, पूरा का पूरा 528 मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो हमको एक क्वेश्चन और दिया गया कि इसकी जो लंबाई है वो इस चौड़ाई से 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी तो हम लंबाई उसकी निकाल सकते हैं, यानी कि लंबाई जो है हम उसको चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा कर देंगे। देखो हमारे पास एक आयत का क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और इसमें हमको दिया गया है कि उसकी जो लंबाई है वो इस चौड़ाई के 2 गुने से क्या है, 1 ज़्यादा। तो इसका मतलब हमको अगर चौड़ाई पता होगी तो हम लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास से लंबाई अगर निकालनी तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 2 गुने से 1 ज़्यादा। जैसे मान लो अगर आपकी चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 का 2 गुना तो 20 और 20 से फिर 1 ज़्यादा 21 हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जो हमसे इसमें पूछा है सबसे पहले जो हमको ज्ञात नहीं है उसी को मान लेते हैं। जैसे हमको इसमें पता नहीं है चौड़ाई, तो मान लेते हैं चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, अक्स। तो माना चौड़ाई बराबर हमारे पास हो गई 8 मीटर।
अब देखो प्रश्न अनुसार हमको पता है कि इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। प्रश्न अनुसार लंबाई जो है, लंबाई दे रखी है कि जो है चौड़ाई के 2 गुना, तो चौड़ाई का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना अक्स। अच्छा, 2 गुने से भी एक ही ज़्यादा है, मतलब इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो किसका मान आ जाएगा, लंबाई का। तो एक ज़्यादा, ये हो गया हमारे पास लंबाई। अच्छा, अब देखो हमको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो क्षेत्रफल इसमें हमको पहले दिया गया वो है 528, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई का मान 2 अक्स प्लस का 1 और गुणा चौड़ाई कितनी मानी थी, अक्स। अच्छा, जब इसको गुणा करेंगे लंबाई और चौड़ाई को तो हमारे पास कितना आएगा, 528। तो ये हो गया 528। 2 अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स को 1 से गुणा करेंगे तो अक्स और बराबर में 528। अच्छा, जब 528 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 2 अक्स स्क्वायर माइनस का अक्स प्लस का अक्स सॉरी, और इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर में 0। तो ये आ गया हमारे पास इस द्विघात समीकरण का रूप। ठीक, इसको सोल्व करने के लिए नहीं बोला है, सोल्व हम आगे की एक्सरसाइज में करेंगे, तब तक आप इसको उतारे। आप देखिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि हमारे पास 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले, क्रमागत का मतलब कोई भी क्रम से आने वाले, वो भी धन संख्या। जैसे मान लो आपके पास एक 10 है तो इसके जस्ट अगली क्या आएगी हमारे पास, क्रम से 11 आएगी। अगर हमारे पास 20 है तो इसके जस्ट अगली क्या आएगी, 11 आएगी, क्रम से आगे। तो इसका मतलब वो एक ज़्यादा है, आगे आने वाली क्या आएगी, एक। तो इसी तरीके से हमको प्रश्न के क्या है, दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो देखो, हम मान लेते हैं पहले, माना दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो, अगर हम एक को अगर अक्ष मानेंगे, पूर्णांक को अक्ष है, एक अगर अक्ष आएगी तो क्रम से अगली कौन सी आएगी, उसके एक ज्यादा, मतलब अक्ष प्लस 1 आ जाएगी दूसरी, अक्ष प्लस 1। अच्छा, प्रश्न में हमको क्या दे रखा है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306। तो हम भी प्रश्न के अनुसार कर देंगे इसको, प्रश्नानुसार आप यहाँ पर लिख लेना हल। तो प्रश्न अनुसार हम क्या कर देंगे, दोनों का गुणनफल अक्ष और गुणा अगली संख्या कितनी है, अक्ष प्लस 1, और इनका जो गुणनफल वो कितना है, 306 है। अब देखो, इसको गुणा करेंगे, पहले इस अक्ष को अक्ष से गुणा किया तो अक्ष स्क्वायर, अक्ष को 1 से गुणा करेंगे तो अक्ष और बराबर में 306। जब ये इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष और माइनस के 306 बराबर में कितना रह गया, 0। तो देखो, हमारे पास द्विघात बहुपद का रूप आ गया। द्विघात समीकरण का अक्ष की अधिकतम घात कितनी है, 2। इसको उतार लो। देखो, अगला क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, और अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो देखो, रोहन की हमको वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखो, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं तो जो इसमें हमको पूछा है वही मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है इसमें 2 लोग हैं, रोहन और उसकी माँ। ये रोहन है और इसकी माँ है। अच्छा, एक तो इसकी हम वर्तमान आयु मानेंगे, वर्तमान आयु, और एक कब दे रखी है, उसके 3 वर्ष बाद की आयु। इस प्रश्न में दे रखा है 3 वर्ष बाद आयु। देखो, सबसे पहले हम रोहन की आयु को पूछा है तो रोहन की आयु को हम क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। तो रोहन की वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया, अक्ष वर्ष मान लिया। ये हो गया अक्ष वर्ष, ये वर्ष में। अच्छा, रोहन की आयु अगर आज अक्ष वर्ष है तो उसकी आयु जो है, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, उससे 26 वर्ष ज़्यादा। मतलब अगर इसकी अक्ष है तो फिर इसकी माँ की कितनी हो जाएगी, इससे 26 ज़्यादा कितनी हो जाएगी, अक्ष प्लस का 26। ये हो गया अक्ष प्लस का 26। अच्छा, प्रश्न में हमको एक कथन और दिया गया कि दोनों में 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360, यानी कि 3 वर्ष बाद। अगर आज इसकी अक्ष है तो फिर रोहन की 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, अक्ष प्लस 3, यानी कि 3 जोड़ देंगे तो 3 साल बाद की आ जाएगी, और इसकी 3 साल बाद कितनी आ जाएगी, अक्ष प्लस 26 है, तो इसमें जैसे 3 जोड़ेंगे 3 तो कितनी आ जाएगी, अक्ष प्लस 29।
तो इसका मतलब है ये है 3 साल बाद की आयु। अच्छा, प्रश्न में हमको दे रखा है 3 साल बाद की जो आयु है, इनको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास वो कितना आएगा, 360। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, देखो जब इसको 3 वर्ष बाद की आयु का गुणन करें, यानी कि x + 3 गुणा x + 29, और ये हमारे पास कितना आएगा, 360। सोल्व कीजिए, तब तक आप इसे गुणा कीजिए, इसको बार बार किए भी हमने इसे। देखो अब इसको गुणा करते हैं, x को x से गुणा करेंगे तो x², और x को अगर 29 से करेंगे तो 29x आ जाएगा। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, और 3 को 29 से गुणा करेंगे तो 87। ठीक है, ये तो गुणा हो गया, और बराबर में कितना दिया है, 360 है। हम एक काम करते हैं, 360 को इधर ले आते हैं, बाकी को फिर जेरो के बराबर रख देंगे। तो देखो x² प्लस 29x और 3x कितने हो गए, 32x, ये प्लस का 87 था, और इधर आएगा तो माइनस के 360, और बराबर में क्या रह गया, 0। अब देखो इसमें से x² प्लस का 32x और बराबर 0। देखो लास्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो है वो समान समय में समान दूरी तय करती है, और कितनी दूरी तय करती है, वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर वह अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो अब जो उसको समय लग रहा है वो क्या लग रहा है, उसके पहले वाले समय का 3 घंटे ज़्यादा। तो हमको जो है इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, तो ऊपर में दिया है कि जो एक हमारे पास रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दे, तो उसको जो समय लग रहा है वो क्या लग रहा है, पहले से 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो देखो इसमें पूछा कि हमको रेलगाड़ी की चाल, जो पूछते हैं हम उसी को क्या मान लेते हैं, अक्ष। तो हल के अंदर लिख लेंगे, माना जो रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब जो दूरी है वो हमको इसमें दे रखी है कि दूरी कितनी तय करती है, 480 किलोमीटर। अच्छा, अगर दूरी 480 किलोमीटर है, चाल अगर हमारे पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको इस दूरी को तय करने में हमको जो मान लेते हैं समय, वो लग रहा है t1। तो हम समय मान लेते हैं, जो समय लग रहा है, लगा समय वो है बराबर t1। तो हम सूत्र लगाएंगे इसमें, समय बराबर दूरी बटे चाल का, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो समय जो हमारे पास वो कितना था, t1 था। तो t1 बराबर दूरी कितनी थी, 480 किलोमीटर की, और बटे चाल जो थी वो हमारे पास कितनी है, x थी। तो ये तो आगे हमारे पास t1 जो समय लग रहा था, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसमें है कि अगर स्पीड को हम कम कर दें, सेकंड स्थिति है, स्पीड को कितनी कम कर रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहले अगर हमारे पास अक्ष थी, तो अक्ष में से 8 कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, जो चाल है वो 8 किलोमीटर कम कर देंगे, पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब की है। अब जो इसमें दूरी तो हम वही इसमें तय करेंगे, सेम दूरी 480 ही होगी, लेकिन इस बार समय कुछ और लग रहा होगा। समय जो है वो हम मान लेते हैं t2। समय क्या लग रहा है, t2। तो देखो समय बराबर दूरी बटा चाल का इसमें सूत्र लगाएंगे, तो समय बराबर यानी कि t2 बराबर दूरी का मतलब 480 और बटे चाल। तो चाल कितनी कर दी इस बार हमने, कम कर दी, x माइनस 8। अब जो इसको समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा। देखो हमको पता है, अगर हम जैसे मान लो स्पीड को अगर हम कम करेंगे हमारी स्पीड को, तो हमको उस स्थान पर पहुंचने में समय ज़्यादा लगेगा। अगर हम अपनी स्पीड को ज़्यादा कर देंगे और भी ज़्यादा डबल कर देंगे, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब अगर उसने अब स्पीड को कम कर दी, इसका मतलब समय ज़्यादा लग रहा है, वो कितना लग रहा है, पहले से 3 घंटे ज़्यादा। इसका मतलब पहले वाले समय में अब वाले समय में अंतर कितने का है, 3 का है। देखो पहले वाले समय यहाँ पर ये है, और अब वाला जो समय है वह कितना है, t2 है, यानी कि ये जो ज़्यादा लग रहा है। तो देखो समय बराबर जो है दूरी बटे चाल का, इसमें अब अंतर जो है
इसमें अंतर निकालेंगे समय का, तो समय का अंतर कैसे निकालेंगे देखो। तो पहले वाला समय ज़्यादा लग रहा है, अब ज़्यादा समय किस में लग रहा है, अब इसमें लगेगा, मतलब ज़्यादा में से कम समय को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 3 घंटे आना चाहिए। तो समय ज़्यादा इसी में लग रहा है, तो देखो ज़्यादा समय में से मतलब T2 में से जब हम T1 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 घंटे। तो देखो T2 का मान इसमें दिया है तो इसकी जगह रख देंगे 480 बटा x माइनस का 8 माइनस T1 का है 480 बटा x और बराबर में 3। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x और x माइनस का 8, x और x माइनस का 8 आ जाएगा इधर। अच्छा यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 480x। देखो x और x माइनस 8 में जब x माइनस 8 का भाग देंगे तो x माइनस 8 से तो x माइनस 8 कटेगा, x रह जाएगा। इस बीच x को 480 से गुणा करेंगे तो 480x, फिर है माइनस। अब इस पूरी संख्या में इस x का भाग देंगे तो x से x कटेगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 8। x माइनस 8 को कितने से गुणा करेंगे, 480 से, 480 को x माइनस 8 से, और बराबर में सिर्फ 3 रह जाएगा। अब देखो 480 को यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 480 को, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, केवल x, 480 तो बाहर आ गया, x माइनस 480 बाहर आ गया तो इस कोष्टक में क्या रह गया, x माइनस का 8 रह गया। ये भाग में इधर आएगा तो 3 के साथ गुणा में आ जाएगा, तो गुणा कर देते हैं हम इसको, 3 गुणा x कोष्टक x माइनस का 8। अब देखो 480, इस कोष्टक को खोल देते हैं तो देखो x माइनस, ये तो हो जाएगा x, जैसे कोष्टक को खोलेंगे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 8, और बराबर में 3x हो गए, 3x को x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, और अब इस 3x को 8 से गुणा करेंगे तो 8 तो 24 और माइनस x, ये x माइनस x, ये तो हो गया 0। 480 को 8 से गुणा करेंगे, देखो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 0, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, यानी 6, 832 से 3840 बराबर, इधर रह गया 3x स्क्वायर माइनस का 24x। अच्छा 3840 प्लस में इधर लेकर तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में क्या रह जाएगा, 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840 बराबर में 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी द्विघात समीकरण की। अच्छा अगर इसमें 3 का भाग अगर जा रहा है तो 3 का भी दे सकते हैं इसमें, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो इसको हम और भी इक्वेशन को छोटा रूप दे सकते हैं। जैसे इसमें 3 का देंगे तो 3 से 3 कटेगा तो x स्क्वायर, माइनस इसमें 3 का देंगे तो 3 अंटे 24, माइनस इसमें 3 का देंगे तो एक बार पूरा चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 3 अंटे 24 और 0 बराबर 0। आप ये भी सही है और हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो भी सही है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.1। अगर ऐसे इक्वेशन देखो इसमें आगे भी आएंगे, इस इक्वेशन बनाना, इसको सोल्व करना, हम इसी विधि से इनको सोल्व करेंगे।